गांव बड़ेया अपनी परंपराओं, परिश्रमी लोगों और उस सुबह की पहचान से जाना जाता था जो मंदिर की घंटियों और बैलों की रुनझुन से शुरू होती थी। मगर एक दिन इस गांव में ऐसी घटना घटी जिसने सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढांचे की पोल खोल दी। उस दिन गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी थी। बड़े बड़े पगड़ीधारी मर्दों की भीड़ थी। दूर किनारे पर औरतें खड़ी थीं, सिर ढके, आंखें झुकी, आवाजें बंद। तभी पंच ने एक कठोर फैसला सुनाया, रत्ना अब इस गांव में रहने लायक नहीं रही। ये औरत अब हमारी नजर में बैस वेश्या है। रत्ना एक 30 वर्षीय विधवा जिसने अपने पति की असमय मृत्यु के बाद अकेले जीवन का भार उठाया था। तेज नजरों वाली, मेहनती और आत्मसम्मानी। पर आज उसकी आंखें झुकी थीं, मानो वो अपने नहीं, समाज के अपराध की सजा भुगत रही हो। आरोप था कि रत्ना रात को किसी मर्द से मिलती है। न कोई गवाह, न कोई सबूत, बस कानों कान सुनी बातें। समाज के लिए इतना ही काफी था। पंचायत का फरमान था, इसे गांव से निकाल दो। रत्ना ने उस रात गांव छोड़ दिया, बिना चीख पुकार, बिना आंसुओं के। उसकी पायलें खेतों की सूखी मिट्टी पर खनक रही थीं, जैसे कोई तलवार युद्ध के पहले शार्पनिंग हो रही हो। पीछे छूट गया अपमान, तिरस्कार और टूटे सपनों का धुआं। रत्ना पास के कस्बे बेलासर पहुंची। यहाँ एक पुरानी हवेली में विधवा आश्रय चलता था, जिसकी मुखिया थी शारदा देवी, एक 70 वर्षीय महिला जिसने खुद जीवन भर सामाजिक अत्याचारों से लड़ाई लड़ी थी। शारदा देवी ने रत्ना की आंखों में झांककर कहा, यहाँ हर औरत की अपनी आग है। अब तुम भी उसी चूल्हे का हिस्सा बनो। रत्ना ने सिलाई सीखी, आत्मनिर्भरता सीखी और खुद से मिलने का साहस पाया। वह अब रत्ना नहीं, बल्कि आसपास की लड़कियों के लिए दीदी बन चुकी थी। 3 साल बीते। रत्ना ने एक कौशल केंद्र शुरू किया जहां महिलाएं सिलाई, पढ़ाई और अपने अधिकारों के लिए प्रशिक्षण लेती थीं। वह अब सिर्फ खुद को नहीं, औरों को भी सशक्त बना रही थी। एक दिन एक लड़की गंगा ने पढ़ते हुए रोते हुए कहा, दीदी मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके चरित्र पर शक किया गया, बिना सबूत, जैसे आपके साथ हुआ। रत्ना के हाथ रुक गए। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, अब बहुत हो गया। अगर हम चुप रहे तो यह जहर हर लड़की को निगल जाएगा। रत्ना ने फैसला कर लिया, मैं लौटूंगी, मगर इस बार सिर झुकाकर नहीं, इस बार नेता बनकर। उसने गांव-गांव जाकर वैसी ही औरतों को जोड़ा जिन्हें समाज ने चुप करा दिया था। और फिर बनी एक नई संस्था, नारी न्याय मंडल। इस संस्था की पहली सभा उन्हीं चौपालों पर तय हुई जहां से उसे निकाला गया था, गांव बड़ेया। 3 साल बाद चौपाल पर वही जगह थी, वही पंचायत, पर इस बार हालात बदले हुए थे। रत्ना मंच पर खड़ी थी, साफ साड़ी, दृढ़ आंखें और सैकड़ों महिलाएं उसके पीछे। उसने माइक उठाया और कहा, मैं लौटी हूँ, लेकिन अब मैं उस नाम से नहीं जानी जाऊंगी जो तुमने मुझे दिया था। अब मैं उन सब की आवाज हूँ जिनकी जुबानें तुमने काटी हैं। वो बोली, जिस गुनाह का इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया था उसका सबूत क्या था? गवाह कौन था? भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग महिला धनवंती काकी उठी। कांपते हाथों से उन्होंने पंचायत की ओर इशारा किया और बोली, मैंने देखा था रत्ना उस रात कहाँ थी। वह मेरे बीमार पोते को दवा देने आई थी। मैंने डर के मारे सच नहीं कहा, पर अब मैं नहीं डरती। गांव में खलबली मच गई। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हुई, तो इल्जाम झूठा था, तो हम सब चुप रहे। गुनहगार हैं, रत्ना ने कहा। मैं माफी मांगने नहीं, माफ करने आई हूँ। पर अब हर गांव में नारी न्याय मंडल होगा, जहां हर स्त्री की आवाज सुनी जाएगी।
उस दिन पहली बार चौपाल की कुर्सियों पर औरतें बैठीं। बड़ैया ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां इज्जत चुप्पी से नहीं, सम्मान और न्याय से जुड़ी थी। अब गांव रत्ना को बैस नहीं कहता। वह अब एक प्रेरणा, एक आंदोलन, एक मातृशक्ति बन चुकी है। उसका नाम अब उन लड़कियों की किताबों में लिखा जाता है जो डर से नहीं, हक से जीना चाहती हैं। क्योंकि रत्ना की कहानी एक औरत की नहीं, हर उस स्त्री की कहानी है जो समाज के झूठे इल्जामों के नीचे दबी है, मगर जब उठती है तो पूरा समाज बदल देती है।